OH देता है, वो OH ग्रुप देगा, और जो एल्कोहल है वो सिर्फ क्या देता है, H ग्रुप देता है। यही पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करके चलूंगा इस रिएक्शन के अंदर। देखो, आपने एक जनरल एग्जांपल लिया और उसके थ्रू मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं। हमने R-OH यहाँ पे लिख दिया 18। ये 18 क्यों लिखा है मैंने, ये बताने के लिए कि कौन सी ऑक्सीजन। आप सोच रहे हैं कि इसमें से मेरा जो मानना है, मेरा मानना ये है कि जो एल्कोहल है वो क्या देगा, H देगा, वो OH नहीं देगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब ईस्टर बनेगा उसमें ये वाली ऑक्सीजन आएगी। लेकिन आपका मानना ये है कि ये वाली ऑक्सीजन आ ही नहीं सकती, उसमें क्या आ सकती है, उसमें ये वाली ऑक्सीजन आएगी। तो ये मैंने क्लियर करने के लिए मैंने इस पे ऑक्सीजन का एक आइसोटोप ले लिया है, जिससे पता चल जाएगा कि भाई ये ऑक्सीजन आएगी, वो आपको पता चल जाएगा, उसके नीचे 18 लिखा होगा जब ईस्टर बनेगा। और अगर ये वाली ऑक्सीजन आएगी तो उसमें जब ईस्टर बनेगा तो उसके साथ ये उसके नीचे 18 नहीं लिखा होगा। अब आपके सामने क्लियर हो जाएगा पॉइंट, अभी थोड़ी देर में देख लीजिए। जब हम H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो समझना रिएक्शन किस तरह से होगी। H पॉजिटिव रिएक्शन करेगा तो H पॉजिटिव अटैक करता है इसके ऊपर, अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा इसके ऊपर, क्योंकि जो एसिड होता है, या आप ये कह सकते हैं जो एल्कोहल है, एल्कोहल किसी तरह काम करता है इसमें, न्यूक्लियोफाइल। एसिड किसी तरह काम करता है इसमें, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, किसी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। अब इसमें एक पॉइंट आ सकता है कि जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है और ये किसी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो जो एल्कोहल है वो इतना बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो इस पे इतनी इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे। अब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरह से डिक्रीज होगी, तो जब मैं इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करने की बात करता हूं, हमने क्या करा, हमने इस एसिड के साथ रिएक्शन करवाई। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है यानी कि एल्कोहल है, वो इजीली इसके ऊपर अटैक कर पाएगा। तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, प्रोटोनेशन हुआ है। दूसरे स्टेप में क्या हुआ है, दूसरे स्टेप में हुआ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, RCOH, यहां पे क्या आ जाएगा, HO, R, यहां पे कैसे चार्ज आएगा, हाइड्रोजन कैसे चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव। उसके बाद क्या होगा, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, तो इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, किस तरह से होगा, ये वाला प्रोटॉन कहां चला जाएगा, इस वाली ऑक्सीजन के पास। RCHH कैसा चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव। O, फिर क्या आ जाएगा, R। ठीक है जी, ये पॉइंट अब आपको माइंड क्लियर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। इसे यहां तक नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, H पॉजिटिव रिएक्शन करी, O के ऊपर अटैक कर दिया, अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इस वाले केस में ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया इंटरमोलिक्यूलर, ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन से देगा और वाटर क्या हो जाएगा इसमें से रिमूव। यहां तक लिख लिया होगा आपने। तो एक चीज मैं बता रहा था, इसमें ऑक्सीजन क्या थी, 18 थी, 18 थी, 18 थी। तो इससे आगे क्या होगा, RC⋯OH, ये वाली मैंने ऑक्सीजन ऊपर की तरफ लिख दी। यहां पे क्या आएगा, OR, ये अपने इलेक्ट्रॉन कैसे दे देगा हाइड्रोजन को, ये कौन सा ऑक्सीजन, 80। तो ये तो मेरी वाली बात ट्रू हो गई कि इस वाले केस में तो कौन सा वो आ गया है, इस वाले केस में ऑक्सीजन वो वाला आया है जिसमें क्या था, 18। इससे एक बात क्लियर होती है कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल में से OH ग्रुप नहीं जाता, उसमें से क्या जाता, H, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपना OH ग्रुप देता है। तो ये कंपाउंड इसके अंदर बनेगा। अब जब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं तो वो भी हमारे लिए समझने वाली बात है कि रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं इसकी, देखो आपके माइंड में एक चीज क्लियर है, COH ग्रुप किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, और एल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जो रिएक्शन आपको दे रखी है, तो रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, रिएक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज स्टीरिक हिंड्रेंस। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती है यानी क्राउडिंग, यानी भीड़ अगर बढ़ती है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए CH3COH, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, या CH2COH ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, या CH3CH3HCOH ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, या CH3CH3CH3COH ये ज्यादा रिएक्टिव। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये, यानी जितनी आप क्राउडिंग बढ़ाओगे उतनी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा क्राउडिंग है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और पहले वाले में सबसे कम क्राउडिंग था, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। लेकिन इसमें एक चीज है, वो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं, समझो। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया है, क्योंकि CH3 तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, अगर आपने कोई लिया CH3COH, फिर ले लिया आपने CH2COH, फिर आपने लिया Cl2, या आप ऐसे लिख लो CHCOH, और थर्ड कौन सा ले लिया आपने, ClClClCOH। तो आपने 4 कंपाउंड लिए, और आपसे कहा जाए इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस तरह से आएगा। अब आप कहीं से, उसमें भी तो क्राउडिंग बढ़ी है, लेकिन इसमें एक चीज देखो कि कौन सा फैक्ट शो करता है, -I। ये तो इस कार्बन की, ये कौन सा फैक्ट शो करेगा, -I, बहुत ज्यादा -I इफेक्ट शो करेगा, ये थोड़ा सा कम करेगा, ये और थोड़ा कम करेगा। तो जब -I इफेक्ट इंक्रीज होता है, -I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो इस वाले कार्बन से जिसके ऊपर कौन अटैक करता है, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यानी कि जिसके ऊपर एल्कोहल अटैक करता है, उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं अपनी तरफ। जो इलेक्ट्रॉन खींचे गए अपनी तरफ, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। जब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में क्या होगी, आसानी होगी। इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा। फिर आपने सर पहले वाले केस में ऐसा क्या था, तो पहले वाले केस में CH3 ग्रुप लगाया था। जो CH3 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा देगा। हमें क्या करनी है, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटानी है। लेकिन CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। जितने ज्यादा आप CH3 ग्रुप लगाएंगे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि क्लोरीन -I इफेक्ट शो करके इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ना होकर के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। अब आप कहें सर कि एल्कोहल के केस में अगर कोई एग्जांपल लेकर के हम देखें, तो एल्कोहल के केस में भी ऐसा ही आएगा कि अगर आपने क्या लिया, जैसे CH3 ग्रुप ले लिया, CH3 COH, CH3COH, 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 CH
इसके केस में जनरली ये देखा गया है रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। जब आप कहेंगे सर एक बात नहीं बताइए, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई, उसे हमारे माइंड में क्लियर कीजिए। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी कि फाइल को अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और हमें तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, कोई बेटर न्यूक्लियोफाइल बनाना है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि जो CH3 ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, तो वो तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो उससे तो हमें तो फायदा होगा ना कि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, यानी कि ये तो बेटर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था। इसे ज्यादा रिएक्टिविटी का मतलब कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आपने इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा बता दी। क्यों? तो मैं आपको कहूंगा कि अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो ज्यादातर केस में अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज हमेशा स्मॉल होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी न्यूक्लियोफाइल का क्यों होना चाहिए साइज स्मॉल? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को सभी एटम के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है इलेक्ट्रोफाइल की। जितना उसका छोटा साइज होगा वो उतना अच्छा इंटरेक्शन कर पाएगा, अगर जिसका साइज क्या होगा बड़ा होगा उतना ही कम वो इंटरेक्शन, अगर किसी का बड़ा साइज रहेगा तो इंटरेक्शन कम कर पाएगा और रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो न्यूक्लियोफाइल के केस में आप याद रखना साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। वहां पर ये नहीं देखा जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई जा रही है या घटाई जा रही है, तो ये इसका ऑर्डर आएगा। अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं, एसिड के मैंने 2 एग्जांपल लेकर के आपको पहले ही बता दिए थे। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने एक ही चीज आपको बताई थी इस रिएक्शन के अंदर कि भाई एक बात अपने माइंड में रखना, ये अपना H देगा, ये क्या देगा? OH। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एस्टिफिकेशन इसका होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? COO, फिर क्या आएगा? ये वाला कंपाउंड यहाँ पे क्या जाएगा? 18। इसने अपना क्या दिया है? OH दिया, इसने क्या दिया है? H दिया। और एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन किससे करवाई? C2H5 OH से 2 मोल लेंगे। फिर एक चीज अपने माइंड में रखिए कि हमेशा ऊपर वाले का क्या जाएगा? OH जाएगा, और नीचे वाले का क्या जाएगा? यानी कि एल्कोहल का क्या जाएगा? H जाएगा। तो ये ईस्टर इसके अंदर बन जाएगा। अगर आपने हाइड्रोलिसिस कर दी किसी ईस्टर की, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? H2 और H पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ना, जो मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा था, यानी कि ईस्टर में वाटर डालते हैं तो क्या बनेगा? CH3COOH। आपको पता ही ये वाली ऑप्शन किसके साथ आएगी? एल्कोहल के साथ आएगी, क्योंकि ये अपना H देता है, क्या देता है? OH देता है। तो ये चीज क्लियर हो गई हो। अब बताता हूं आपको एक चीज, लैक्टोन। लैक्टोन क्या होता है? साइक्लिक ईस्टर को क्या कहते हैं? लैक्टोन कहते हैं। और लैक्टोनाइजेशन किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ईस्टर। तो ये चीज आपको माइंड में क्लियर हो गई होगी। साइक्लिक लैक्टोनाइजेशन क्या होता है, लैक्टोन क्या होता है। साइक्लिक ईस्टर को हम लैक्टोन कहते हैं, और इसकी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे लैक्टोनाइजेशन कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल लैक्टोनाइजेशन के भी ले लेते हैं। जैसे आपने लिया CH2 ऑक्सीजन 18H, ऑक्सीजन 18H, किससे रिएक्शन करवाई आपने इसकी? सक्सेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, ग्लाइकोल की। क्या बनाएगा?
मैंने बताया था इसका OH जाता है, इसका H जाता है, क्या बन जाएगा CH2 O 18 C डबल बॉन्ड 2 CH2 तो ये साइक्लिक ईस्टर बन गया है। क्या कहेंगे इसे हम लैक्टोन कहेंगे। आप इंट्रामोलिकुलर भी इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, लेकिन COH ग्रुप ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए एल्कोहल से। इसका क्या बाहर जाएगा H, इसका क्या बाहर जाएगा OH, क्या बना देगा इंट्रामोलिकुलर। किस तरह से इंट्रामोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन हुई है इसमें, क्या बन जाएगा CH2O। और एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन करवाई NaBH4 के साथ। अरे आपको तो रिड्यूसिंग एजेंट वाला याद आ गया होगा, आप तुरंत बताइए सर CHO ग्रुप को रिड्यूस करेगा, COH को तो रिड्यूस करता ही नहीं। तो सर प्रोडक्ट क्या बनेगा CH2OH और COH। फिर आपको पता ही है H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर क्या बन जाएगा इसमें लैक्टोन फॉर्म, मतलब साइक्लिक ईस्टर बन जाएगा। CH2OH CHOH CH2OH। अब आप कहेंगे सर ये कहां से आ गया, आप भी अलग अलग कंपाउंड लेके आ गए। तो मैं बता देता हूं, याद हो तो मैंने बताया था AC जो ग्रुप होता है उसका मतलब क्या होता है CH3CO। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो 3 मोल अगर आपने लिए, इसका क्या जाता है, इसका वो तो उसके पास ही रहेगा। ये बन जाएगा। अगर आपने इस तरह कोई कंपाउंड लिया है, ये भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर सकते हैं। O18 C डबल बॉन्ड CH2 नहीं बनेगा। कोई और एग्जांपल है, जैसे हमने CH2Cl CH2OH किससे रिएक्शन करवाई KCN से। आप जानते हैं KCN एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता एल्कोहल के साथ रिएक्शन? एल्कोहल के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं देता क्योंकि जो एल्कोहल है वो OH ग्रुप बैड लीविंग ग्रुप होता है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं देता है। इसकी आपने हाइड्रोलिसिस करवा दी वाटर के साथ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आपने करवाई। आप जानते जो साइनाइड ग्रुप है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर क्या देता है कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, साथ में क्या आएगा CH2OH। अब आप इसकी साइक्लिक ईस्टर बना सकते हैं। इसमें CH2 यहां पर क्या आएगा C डबल बॉन्ड 2, यहां पर क्या आ जाएगा OCH2। तो कुछ कन्वर्जन भी अब आपके सामने आ गए।
एसिटाइलेशन हमने करवाया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस क्वेश्चन में आपने एसिटाइलेशन करवाया है और आपसे कहा जाए भाई कि इसमें 1 मोल आपने लिया है, तो कौन से OH के साथ रिएक्शन होगी? ये कौन सा एल्कोहल है? ये एल्कोहल है प्राइमरी। ये कौन सा एल्कोहल है? सेकेंडरी। तो आपको मैंने चीज क्लियर हो जाएगी। अभी सर थोड़ी देर पहले बताया था कि टर्सरी एल्कोहल कम रिएक्टिव होता है, यानी ज्यादा स्ट्रेन हिंड्रेंस है इसमें, यानी कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी एल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर कौन सा होता है? टर्सरी। किसके केस में? एस्टरीफिकेशन के केस। अब आप मुझसे कहेंगे सर इस सीधी सी बात निकल गई, अब तो हमारे माइंड में एक चीज क्लियर हो गई कि भाई ये वाला कम रिएक्शन देगा, ये क्या देगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा तो यही पहले रिएक्ट करेगा। तो इसमें याद रखना कौन सा प्रोडक्ट जल्दी देगा? ये वाला इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देगा। कौन सा वाला दे सकता है? CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक। हाँ, अगर 2 मोल होते तो दोनों के साथ रिएक्शन कर जाता, आगे दूसरा प्रोडक्ट इसमें बन जाता। अगर 2 मोल होते तो याद रखना कि प्राइमरी एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है और सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है? कम रिएक्टिव होता है। अगर आपने एक कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन करवाई, इसमें भी वही केस आएगा। क्या बना देंगे? OH अब थोड़ा सा हम करते हैं चीजों को और क्लियर, वो समझो। अगर ऐसा होता, यहां पर NH2 ग्रुप दे रखा होता और यहां पर CH2 NH2, ऐसे ऐसे लिख दो खाली NH2, यहां पर कार्बन हो गई ना CH2 NH2, और इसकी रिएक्शन करवाते आप, एसिटाइलेशन करवाते इसका, तब प्रोडक्ट क्या बनता है एक बार हमें बता दीजिए। अब आप कहेंगे सर ये भी प्राइमरी अमाइन है,